कल के वीडियो में हमने देखा था मानव श्वसन तंत्र के बारे में कि हमारे फेफड़े किस प्रकार से काम करते हैं। हमने यह भी देखा था कि एक हरा भरा पौधा जो है वह दिन भर में 230 लीटर ऑक्सीजन उत्सर्जित करता है, जबकि एक मनुष्य दिन भर में 11,000 लीटर हवा अपने अंदर लेता है। जितना ऑक्सीजन हम लेते हैं 20% ऑक्सीजन हम लेते हैं और उसमें से 15% ऑक्सीजन हम छोड़ते हैं, यानी कि श्वसन की क्रिया में मात्र 5% ऑक्सीजन का ही उपयोग होता है। आज कुछ रोचक तथ्य हम देखेंगे जो कि श्वसन से संबंधित है। सबसे पहला है, एक वयस्क मनुष्य में श्वसन दर 15 से 18 बार प्रति मिनट है। एक मिनट में कितना है? 15 से 18 बार। जब हम व्यायाम करते हैं या दौड़ते हैं तो यह दर बढ़ जाता है। दूसरा है, एक व्यक्ति की श्वसन दर शरद ऋतु की तुलना में बसंत में 1/3 अधिक हो जाती है और श्वसन दर अधिक होने के कारण ही बसंत ऋतु में हमको भूख भी ज्यादा लगता है। तीसरा है, एक व्यक्ति एक दिन में 23,040 बार सांस लेता है। एक वयस्क मानव फेफड़ों का वजन केवल 2.5 पाउंड यानी 11.1 किलोग्राम होता है। पांचवा है, वयस्क मनुष्य अपने जीवन का लगभग 33% समय सोने में निकाल देता है। छठा है, एक मानव छींक की गति 100 मील प्रति घंटा होती है जब कोई व्यक्ति छींकता है और अभी तक का रिकॉर्डेड टाइम है 165 मील प्रति घंटा। सातवां है, आपका बायां फेफड़ा आपके दाएं फेफड़े से लगभग 10% छोटा होता है। आठवां है, हम एक दिन में सांस लेने में आधा लीटर तक पानी खो देते हैं। कैसे पता चलता है? जैसे कभी कभी हम लोग चश्मा साफ करते हैं तो क्या करते हैं, मुंह से करके भाप छोड़ते हैं तो उसमें देखे होंगे छोटे छोटे पानी के ड्रॉपलेट्स होते हैं। 9 नंबर है, पुरुषों की तुलना में बच्चों और महिलाओं में सांस लेने की दर तेज होती है, इसीलिए पुरुषों की अपेक्षा बच्चे और महिलाएं ज्यादा खाना भी खाते हैं। 10 नंबर है, इंसान के फेफड़े एक बार में 3 से 4 लीटर हवा अंदर लेने तथा बाहर निकालने के लिए बने हैं, लेकिन हम सिर्फ आधे से 1 लीटर हवा ही अंदर लेते हैं और निकालते हैं। इसके अलावा हम देखेंगे हमें छींक क्यों आती है। हमारे नाक के अंदर में जो श्लेष्मा होता है, श्लेष्मा जिसको कि आप सिक्कर भी बोल सकते हैं, तो क्या करता है कि जब हम हवा सांस में लेते हैं तो उसमें बहुत सारे धूलकण होते हैं और वो धूलकण नाक के अंदर में आप देखे होंगे छोटे छोटे बाल जो होते हैं वो सेंसर का काम करते हैं और जब सांस ली हुई हवा में धूलकण मौजूद होते हैं तब उसमें जलन होने लगती है श्लेष्मा में और इसी कारण हमको छींक आती है। हमारे नाक में जाते हैं तो इससे छुटकारा पाने के लिए दिमाग एक सिग्नल भेजता है और यही सेम सिग्नल तब भी सेंड होता है जब नाक में से घी टपकने वाला होता है। तो ये सिग्नल एक गहरी सांस के लिए ट्रिगर करता है जिससे लंग्स थोड़े मोमेंट के लिए रुक जाते हैं। तो जब भी हम सांस को रोके हुए होते हैं तब हमारी छाती की मांसपेशियों में जकड़ और दबाव बढ़ता है और हम जोरों से सांस लेते हैं जो छींक के रूप से बाहर आती है। तो ये सवाल का छोटा और सही जवाब। दूसरा पॉइंट है, मछली पानी के अंदर सांस कैसे लेती है। तो हम जानते हैं कि मछली में क्या पाया जाता है, गलफड़ पाया जाता है। वह सिर्फ पानी में घुली हुई ऑक्सीजन को ही सांस में अंदर ले सकती है। अब प्रयोग के द्वारा हम देखेंगे पानी में कैसे पता चलेगा कि ऑक्सीजन घुली हुई है। यहाँ पर हम देखेंगे कि पानी को गर्म करने पर उससे बुलबुले उठ रहे हैं। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि पानी में वायु घुली होती है जिससे मछलियां अपने गलफड़ के द्वारा अंदर लेती हैं और पानी में घुली हुई ऑक्सीजन को सांस लेकर जिंदा रहती हैं। तीसरा है,
हम पानी के अंदर सांस क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि हम वायु में उपस्थित हवा को सांस लेते हैं और ये जो हवा है, सूखी हवा, वह हमारे फेफड़ों में पहुंचती है और रक्त के साथ मिल जाती है, जबकि पानी के अंदर यह क्रिया संभव नहीं होती है। We cannot breathe underwater because our lungs can take in free oxygen from air but not the dissolved oxygen in water. And why is that? We take in air or inhale through nose or mouth. Breathing through nose is better as mucus and hairs in the nasal cavity can filter out lots of dirt from the air. Then the air enters trachea or windpipe through pharynx or throat. This pharynx has one more opening which leads to food pipe. Whenever air enters it, stomach sends it back as burp. Now, air passes through the windpipe, then the two bronchi, which forms many narrower branches called bronchioles. Small air sacs or alveoli receive the air and oxygen from air diffuses into blood through thin wall of blood capillaries during the diffusion process. Blood cannot exchange gases absorbed in water in this arrangement, hence we can't breathe in water. How do we breathe the air out? The diaphragm moves downward, creating space for the lungs to expand, decreasing the air pressure in lungs. When diaphragm moves up, putting pressure on the lungs, then the air from the lungs moves out of the body or gets exhaled. Taking the reversed path, that is bronchiole, bronchi, windpipe, pharynx, then nose or mouth. We do this process, that is inhaling and exhaling 12 to 20 times per minute. नंबर 4, मनुष्य, जंतु और पादपों में श्वसन करने के विभिन्न तरीकों के बारे में हम जानेंगे। और पादप जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन पर निर्भर होते हैं। कुछ जंतुओं की श्वसन तकनीक मनुष्यों के ही समान होती है, कुछ में श्वसन प्रक्रिया पूरी तरह भिन्न होती है। पादपों की श्वसन प्रणाली भी पूरी तरह अलग होती है। इस पाठ में हम जंतुओं और पादपों के श्वसन के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। उद्देश्य: इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे। कीटों में गैस का विनिमय समझाना, केंचुआ कैसे श्वसन करता है यह समझाना, मेंढक के श्वसन के विभिन्न तरीके समझाना, मछली जल में कैसे श्वसन करती है यह बताना, पादपों की श्वसन प्रक्रिया को बताना, कीटों में श्वसन। मनुष्यों ही की तरह कीटों को भी जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। मनुष्यों ही की तरह वे अपशिष्ट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड को उत्पन्न करते हैं, लेकिन मनुष्य के विपरीत टिड्डा, घरेलू मक्खी, तिलचट्टे इत्यादि कीटों में फेफड़े नहीं होते।
कीटों में जिस प्रक्रिया से गैसों का विनिमय होता है उसे विसरण कहते हैं। कीटों में श्वसन तंत्र। कीटों के शरीर में वायु उनके शरीर में पाए जाने वाले छिद्रों के द्वारा प्रवेश करती है। इन्हें श्वास रंध्र कहते हैं। श्वास रंध्र कीट के संपूर्ण शरीर में फैले हुए वायु नलियों के संजाल में खुलता है। इन नलियों को श्वास नाल कहते हैं और ये गैसों का विनिमय सुलभ करती हैं। कोशिकाओं तक ऑक्सीजन श्वास नाल तंत्र के माध्यम से पहुंचती है और कोशिका से श्वास नाल तंत्र के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड से लेकर श्वास रंध्रों से कीट के शरीर से बाहर निकल जाती है। केंचुए में श्वसन। केंचुए जैसे कीटों में फेफड़े नहीं होते, न ही उनके पास नाक होती है। वे अपनी त्वचा से श्वसन करते हैं। वे वायु और मृदा से ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। जब ऑक्सीजन उनकी आर्द्र त्वचा के संपर्क में आती है तो यह विभक्त हो जाती है। यह छोटी छोटी रक्त वाहिनियों के माध्यम से ग्रहण होती है और पूरे शरीर में संचारण करती है। यही रक्त वाहिकाएं कार्बन डाइऑक्साइड को त्वचा से बाहर निकालने के लिए ले जाती हैं। ऑक्सीजन के प्रभावी ग्रहण के लिए केंचुए अपने शरीर को आर्द्र रखते हैं। मेंढक में श्वसन। मेंढक में मनुष्यों के समान ही फेफड़े होते हैं। वे अपने फेफड़े का प्रयोग श्वसन के लिए करते हैं, लेकिन उनके फेफड़े ज्यादा विकसित नहीं होते, इसलिए वो दो प्रकार के श्वसन का प्रयोग करते हैं। एक मुख श्वसन और दूसरा त्वचीय श्वसन। मुख श्वसन में ऑक्सीजन ग्रहण की जाती है और इनके मुख में स्थित रक्त वाहिनियों के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। इस प्रक्रम के दौरान फेफड़े का रास्ता बंद रहता है। त्वचीय श्वसन में ऑक्सीजन त्वचा पर स्थित रक्त वाहिनियों के माध्यम से अवशोषित की जाती है। यह श्वसन तभी प्रभावी होता है जब त्वचा आर्द्र हो। इस श्वसन तकनीक का प्रयोग मेंढक जल और थल दोनों जगह करते हैं। मछलियों में श्वसन। क्योंकि मछली एक जलीय जीव है, इसका श्वसन तंत्र थलीय जंतुओं से भिन्न होता है। मछली के पास गलफड़ यानी गिल होते हैं जो इसे जल में श्वसन करने में सहायक होते हैं। अतः मछली को श्वास लेने के लिए जल की सतह पर आने की कोई बाध्यता नहीं होती। वे ऑक्सीजन युक्त जल को अपने मुंह में लेती हैं और उसे गलफड़ के पास भेज देती हैं। गलफड़ में रक्त वाहिनियां स्थित होती हैं जो ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को जल में त्याग देती हैं। ऑक्सीजन विहीन जल फिर गलफड़ के माध्यम से शरीर से निकाल दिया जाता है। पादप और श्वसन। पादपों में श्वसन दो रूपों में होता है। एक, जब पादप के रंध्र ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निर्मुक्त करते हैं। ये रंध्र पादप के संपूर्ण शरीर पर उपस्थित होते हैं, यहां तक कि जड़ों में भी। दूसरा, जब प्रकाश संश्लेषण होता है। श्वसन के इस रूप में पादप कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन निर्मुक्त करते हैं। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। कीटों में वायु उनके शरीर के किनारों पर स्थित श्वास रंध्रों के माध्यम से प्रवेश करती हैं। केंचुआ अपनी त्वचा के माध्यम से गैसों का विनिमय करता है। मेंढक के पास मनुष्यों के समान श्वसन के लिए एक जोड़े फेफड़े होते हैं। उनकी त्वचा आर्द्र और श्लेष्मीय होती है। वे अपनी त्वचा से भी श्वसन कर सकते हैं। वे अपने मुख से भी श्वसन करते हैं। मछलियों के पास श्वसन के लिए विशेष अंग होता है जिसे गलफड़ यानी गिल कहते हैं। पादपों में श्वसन के दो रूप होते हैं। एक रूप में ऑक्सीजन ग्रहण की जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड निर्मुक्त की जाती है। दूसरे रूप में कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण की जाती है और ऑक्सीजन निर्मुक्त की जाती है। नंबर 6, कभी कभी खाते खाते हम क्यों सरक जाते हैं? क्या होता है कि हमारा जो श्वास नली है और आहार नली है, दोनों के बीच में एपिग्लोटिस नामक ग्रंथि होती है। जब हम खाते हैं तब ये एपिग्लोटिस श्वास नली को बंद कर देती है, लेकिन बातचीत करते करते जब हम खाते हैं तब एपिग्लोटिस कुछ क्षण के लिए बंद होना रुक जाता है और खाना कहाँ चला जाता है? आहार नली के बदले में श्वास नली में जाने लगता है और हम सरक जाते हैं। जब सरकते हैं
तो जोड़ से हवा का प्रेशर बनता है और जो फंसी हुई भोजन रहती है, भोजन के कण, वे बाहर निकल जाते हैं। तो एक तरह से ये हमारे जीवन रक्षा तंत्र का एक हिस्सा है। अंत में हम देखेंगे कि छोड़ी गई सांस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। प्रयोग के द्वारा हम दिखाएंगे। इसके लिए अम्ल क्षार लवण जब हम पढ़ रहे थे उस वीडियो में भी मैंने दिखाया था कि कार्बन डाइऑक्साइड का परीक्षण हम कैसे करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, एक परख नली लेंगे और उसमें चूना को घोल देंगे तो हमको चूने का पानी प्राप्त होगा। उसको हम निथार करके दूसरे परख नली में लेंगे और उस साफ पानी में इस तरह पाइप से हम क्या करेंगे, फूंक मारेंगे। फूंकने के बाद जब हम इस तरह से पानी को हिलाते हैं तो उसका रंग सफेद हो जाता है। यह दिखलाता है कि हमारी छोड़ी गई सांस में कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है। आजकल परीक्षा में चित्र आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं, तो मैंने भी एक प्रश्न इस वीडियो में दिया है जिसमें श्वसन अंगों को ABCD से नामांकित किया गया है। आपको क्या करना है, A में कौन सा नाम आएगा, B में कौन सा नाम आएगा, इस तरह से श्वसन तंत्र के विभिन्न भागों को आप क्या करेंगे, नामांकित करेंगे। फिर से एक बार आप पूरे वीडियो को अच्छी तरह से शुरू से अंत तक देखेंगे तो आपको पूरे श्वसन तंत्र के बारे में जानकारी मिलेगी और यह भी पता चलेगा कि ब्रह्मांड में जितने भी जीव जंतु हैं सभी में श्वास लेने के लिए अलग अलग श्वसन तंत्र हैं। वे किस प्रकार काम करते हैं और वे अपने वातावरण के लिए कैसे अनुकूलित बनते हैं। धन्यवाद।